रागिनी और विजय दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों के परिवार वाले खुशी खुशी उनकी शादी करवाना चाहते थे। रागिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। ऐसे ही एक दिन रागिनी की सास पुष्पा अपनी नई बहू के लिए साड़ी लेने के लिए एक दुकान पर जाती है और दुकान वाले से कहती है, अरे भैया, जरा मुझे एक साड़ी दिखा दो। मुझे मेरी होने वाली बहू के लिए खरीदना है। मेरी बहू दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा गोरी है, तो बहू की खूबसूरती के हिसाब से ही साड़ी दिखाना। आपकी दुकान में जो सबसे ज़्यादा महंगी और खूबसूरत साड़ी हो वो मुझे दिखा दो। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू के लिए तो मैं लाखों में एक साड़ी निकाल कर दिखाऊंगा। इस तरह से पुष्पा अपनी बहू के लिए खूब सारी साड़ियों की शॉपिंग कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ रागिनी के घर में भी शादी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। रागिनी अपनी माँ से कहती है, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ, आज मेरा फेशियल है तो आने में थोड़ा समय लग जाएगा। बेटा, शादी का दिन नजदीक आ रहा है और ऐसे में तुझे बार बार आना जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ही लग रहे हैं तो यही सही कि पार्लर वाली को तू घर पे बुला ले, जो भी तुझे करवाना है करवा ले, लेकिन तेरा बाहर आना जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। नजर लगती है ऐसे में दूल्हा दुल्हन को बहुत ज्यादा। माँ, अब आप पता नहीं कौन से ख्यालों में खो रही। आजकल के समय में ऐसी बातें कौन करता है? तुम आजकल के बच्चे हर चीज को मजाक में ले लेते हो, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जो मैं कह रही हूँ उसे बस मान ले। कुछ दिन की मेहमान है तू इस घर में, कम से कम जाते जाते तो अपनी माँ को उदास मत कर। अच्छा ठीक है, लेकिन आज जो मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है पार्लर में वो तो जाके पूरी कराओ। उसके बाद आगे का जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं घर पर करवा लूंगी। अब तो खुश हो ना आप? तू दिखने में वैसे इतनी ज्यादा सुंदर है, तुझे और क्या जरूरत है सब करवाने की? मुझे अपने आप को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है माँ, और मैं ना शादी में सबसे सुंदर नजर आना चाहती हूँ। इस तरह से रागिनी पार्लर की ओर चली जाती है। रागिनी अपने फेस पर ना जाने कितने सारे केमिकल ट्रीटमेंट करवाती है और ट्रीटमेंट के दौरान शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रागिनी का चेहरा जल जाता है। उसे पास के ही अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। रागिनी का थोड़ा सा चेहरा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से झुलस गया था। थोड़ी देर बाद जब रागिनी को होश आता है तो वो बहुत रो रही होती है। रोते रोते अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस चेहरे के कारण मेरा रिश्ता टूटे। इसीलिए माँ, आप मुझसे वादा करो कि आप ये बात मेरे ससुराल वालों को, यहाँ तक कि विजय को भी नहीं बताओगी। तू चिंता मत कर, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बाकी ये जख्म भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता, अब कैसे भी कोई बहाना लगाकर मुझे शादी के बाद ससुराल में जाने देना। बेटी की खुशी के आगे रागिनी की माँ को झुकना ही पड़ता है और वो अपने समधन को फोन करके कहती है, देखिए समधन जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? अरे बोलिए बहन जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अब तो हम रिश्तेदार हैं। दरअसल बात यह है कि रागिनी की शादी के बाद उसकी विदाई कम से कम 1 महीने बाद होगी, क्योंकि रागिनी हमारी इकलौती बेटी है और बहुत मुश्किलों के बाद मेरे जीवन में रागिनी के आने के बाद ना मुझे संतान का सुख मिला था। इसीलिए मैंने उस समय मन्नत मांगी थी कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं अपनी बेटी की विदाई 1 महीने बाद ही करूंगी। तो बस सोच रही हूँ कि कैसे इस मन्नत को पूरा करूँ, कहीं आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे। अरे बहन जी, कितना सोचती हैं आप? शादी हो गई ना, उसके बाद हम रागिनी को कभी भी ले जाएंगे अपने घर। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब आपका मन्नत पूरा हो जाएगा तब अपनी बेटी को विदा कर देना। और हाँ, शादी तो उसी दिन होगी जिस दिन मुहूर्त निकला हुआ है। आप उसकी चिंता मत करो, शादी तो उसी दिन होगी। रागिनी को नजर बहुत जल्दी लगती है ना, इसीलिए मैंने उसके लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी है। शादी के दौरान उसका चेहरा घूंघट से ढका रहेगा, तो मैं नहीं चाहती कि शादी के दौरान कोई वाद विवाद हो। इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए ना पहले ही। इस तरह से पुष्पा भी रागिनी की माँ की बात मान जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। धीरे धीरे रागिनी और विजय की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। बड़े ही धूमधाम से पूरी शादी में रागिनी का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और इसी तरह से रागिनी और विजय की शादी हो जाती है। शादी के बाद रागिनी की विदाई नहीं होती। रागिनी कुछ समय तक अपने मायके में ही रहती है।
जब उसका जख्म थोड़ा सा कम हो जाता है तब वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन चेहरे पर जलने का दाग तो अभी भी था। रागिनी उस दाग को मेकअप से ढक लिया करती थी। ऐसे ही अपने ससुराल जाती है जहाँ सभी लोग उसका बड़े ही जोर शोर से स्वागत करते हैं। आखिर इतने दिनों के बाद हमारे घर में हमारी लक्ष्मी आ ही गई। आज हम अपनी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। जरा दूध लेकर आओ। आज दूध से मैं अपनी लक्ष्मी को नहलाकर उसका साज श्रृंगार करूंगी। ये सुनकर रागिनी घबरा जाती है क्योंकि उसने अपना जला हुआ चेहरा मेकअप से ढका हुआ था, और अगर किसी को ये बात पता चल जाती कि रागिनी का चेहरा जला हुआ है और उसे सबसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो शायद सभी लोग उसे घर से निकाल देते। बेचारी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मुझे अपने एक कमरे में जाकर आराम करना है। मुझे इस रीति रिवाज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आप लोग मुझे परेशान मत करो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रागिनी का ऐसा रवैया देखकर विजय और उसकी माँ दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर रागिनी को क्या हो गया है, क्योंकि आज से पहले रागिनी ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रागिनी अकेले खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लोगों से बातचीत करना भी बंद कर देती है। ये सब देखकर पुष्पा और विजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिस कारण रागिनी खुद को सबसे दूर रखने लग गई है। ऐसे ही एक दिन रागिनी कमरे में बैठकर खुद को आईने के सामने निहारते हुए कहती है, इसी खूबसूरत चेहरे को देखकर सब लोग मुझसे प्यार करते थे, और जब लोगों को पता चलेगा कि ये खूबसूरत चेहरा पहले जैसा नहीं रहा तो लोगों का प्यार भी मेरे लिए बदल जाएगा। क्यों जीवन में खूबसूरती ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। अगर सुंदरता की पहचान गोरे रंग से है और चेहरे से है तो मैं अब सुंदर नहीं हूँ, बहुत बदसूरत हो चुकी हूँ। अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा जीवन जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ, क्योंकि जब मैं खुद को स्वीकार नहीं कर पा रही तो लोगों से क्या ही उम्मीद करूंगी। रागिनी की सारी बात पुष्पा और विजय सुन लेते हैं। वो दोनों उसके पास आते हैं। रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस समय रागिनी अपने असली चेहरे के साथ थी। तभी पुष्पा रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा, मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी माना है, और सच बताऊं ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। आज तेरे साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। चेहरा जल जाने से किसी की खूबसूरती कम नहीं हो जाती। तेरा मन और दिल अभी भी वही है। तू हमारे लिए अभी भी वही रागिनी है। इस तरह से पुष्पा रागिनी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद रागिनी अब अपने उसी चेहरे के साथ हंसी खुशी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ती है। हरिया के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अमित और छोटा बेटा सुमित। बड़ा बेटा शुरू से ही हरिया के साथ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिया का छोटा बेटा शहर में रहता था। हरिया की बड़ी बहू अनीता बहुत ही अच्छी थी। हरिया को अपने पिता के बराबर मानती थी और उसकी बहू सेवा भी करती थी। तो वहीं दूसरी ओर हरिया की छोटी बहू कभी भी गांव नहीं आना चाहती थी और गांव का नाम सुनकर ही अपने पति सुमित से लड़ने लगती थी। ऐसे ही एक दिन हरिया की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और हरिया अपने बड़े बेटे से कहता है, अमित बेटा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मेरा मरने का समय हो गया है। बहुत जल्द मैं ऊपर जाकर तेरी माँ से मिलूंगा। पिताजी अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा मत कहिए, अभी तो आप और जिएंगे। ऐसे मरने की बात मत कीजिए। हाँ पिताजी, अमित बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपका साया हमसे हट गया तो हम कैसे रहेंगे? हम आपके बिना नहीं रह सकते पिताजी। कृपया करके ऐसा मत कहिए। बहू, जो दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। इसलिए अब तुम दोनों ऐसी बातें मत करो और जल्दी से सुमित को फोन करो। मुझे कुछ बताना है। ऐसा ना हो कि बताने से पहले ही मैं चल बसूं और जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं बता भी ना पाऊं। अब अमित बिना कोई देरी किए अपने छोटे भाई को फोन कर देता है और अपने पिता की तबीयत की खराब देखकर, अपने पिता के मरने की खबर सुनकर सुमित और उसकी बीवी अंजलि जल्दी से गांव के लिए रवाना होते हैं। अरे कितनी धीरे गाड़ी चला रहे हो, जल्दी चलाओ ना। ससुर जी सारी जायदाद जेठ जी के नाम कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। अरे भाग्यवाना, ऐसा क्यों कहती हो? पिताजी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे।
अरे तुम्हें क्या पता कब किसी की नीयत बदल जाए। वैसे भी जेठ जी और जेठानी जी अनपढ़ हैं, पर ससुर जी ने तुम्हें शहर पढ़ने बाहर भेजा। पहले ही उन्होंने अपने बच्चों में भेदभाव कर रखा है। एक बार अपनी गलती सुधारने के लिए सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम ना कर दे। अरे अंजलि, उस समय पिताजी गरीब थे और मेरे समय में भैया भी थे काम करने वाले। मेरी पढ़ाई का खर्च भैया नहीं उठाया था। अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो अपने भैया और पिताजी की तारीफ करना बंद करो और घोड़े तेज चलाओ। एक तरफ सुमित और अंजलि जल्द से जल्द गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हरिया और ज्यादा देर अपने बहू बेटे का इंतजार नहीं कर पाता और कुछ बताने से पहले ही चल बसता है। हरिया के खत्म होते ही सुमित अपनी बीवी के साथ गांव पहुंचता है और अपने भैया भाभी को रोता हुआ देखता है। अमित भैया, भाभी क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रहे? पिताजी ठीक तो हैं? देवर जी, आपने आने में देरी कर दी। पिताजी इंतजार करते करते अब इस दुनिया से चले गए। वो हमें कुछ बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए। अच्छा हुआ जो हमारे आने से पहले पिताजी चल बसे, वरना वो भैया भाभी के मुंह पर कह जाते कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है। अब हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और ससुर जी का अंतिम संस्कार करते ही बंटवारा कर लेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? इस समय ऐसी बात कर रही हो? अरे जरा समय और हालात तो देख लो। देखो जी, सही समय है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अब हरिया के दोनों बेटे हरिया का अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद अंजलि बंटवारे की बात करती है। पर अभी तो पिताजी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और तुम बंटवारे की बात कर रही हो। जेठ जी, कुछ काम जल्दी हो जाए तो अच्छा होता है। और वैसे भी गांव में अब तक प्रॉपर्टी के पेपर कोर्ट में जमा नहीं हुए। हमें कोर्ट में जाकर पेपर भी तो जमा करने, और भी बहुत सारा काम है। इन सब में कम से कम 1 महीना लग जाएगा और हमें शहर भी तो वापस जाना है ना। अपना काम धंधा छोड़कर गांव में तो बैठे नहीं रह सकते। अमित और अनीता अपने देवर देवरानी की बातों में आ जाते हैं और बड़ी ही चालाकी से अंजलि और सुमित अमित और अनीता को बेवकूफ बना देते हैं। लगता है पिताजी मरने से पहले यही बताना चाहते थे। उन्होंने गांव के घर बनाने के लिए बैंक से कर्जा लिया था जो चुकाया नहीं। वो कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है कि आप इतनी बड़ी रकम दे नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी रकम है सुमित? भैया 18 लाख जमा करने हैं। मैं तो अपने हिस्से का लोन भर दूंगा, पर आप लोग लोन के पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मेरी माने तो अपनी जमीन बेच दीजिए। मैं 9 लाख में सारी जमीन खरीद लूंगा और आपको हाथों हाथ पैसे भी दे दूंगा। क्या? सारी जमीन 9 लाख में? पर ये तो बहुत कम है देवर जी। जेठानी जी, इतनी जल्दी कोई जमीन आपसे खरीदेगा भी नहीं। और बैंक वालों ने हमें नोटिस दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर सारे पैसे वापस करने, वरना गांव की सारी जमीन बैंक जब्त कर लेगी। और इस तरह ना आपके हाथों कुछ बचेगा और ना मेरे हाथों। पर अंजलि, अमित अनीता को चुप करवा देता है, जिसके बाद अनीता और अमित सुमित और अंजलि की बातों में एक बार फिर से आ जाते हैं और अपनी सारी जमीन अपने ही भाई और उसकी बीवी के हाथों बेच देते हैं और खुद अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन खेती करते हुए अमित को संदूक मिलता है जिसमें बहुत सारा खजाना होता है। इतना सारा सोना? पर ये यहाँ लगता है कि पिताजी हमारे लिए छोड़कर गए हैं। पिताजी, आप हमारे लिए कितना सोचते थे। पिताजी, क्या आप मरने से पहले हमें इसी के बारे में बताना चाहते थे? हो ना हो, पिताजी हमें यही बताना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें बता नहीं पाए। पिताजी जाते जाते हमें इतना कुछ दे गए। हाँ अनीता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। इतना बोलकर अमित थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर अनीता उसको संभाल लेती है और इतना सारा सोना और खजाना मिलने के बाद रातों रात अमित और अनीता की किस्मत बदल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि के पिताजी कुछ कर्जा लेते हैं और वो कर्ज अंजलि और सुमित को भरना पड़ता है। तुम्हारे बाप को हमारे ही एड्रेस से लोन लेना था। तुम्हारे बाप का कर्ज चुका चुका कर मैं कंगाल हो गया। मेरे पिता ने मना नहीं किया था, बस कुछ दिनों का समय मांगा था। और मेरे पिताजी को कुछ कहने से पहले ये याद रखो कि मरने के बाद भी मेरे पिता बहुत कुछ देकर गए। अभी बहस करने का समय नहीं है। अभी ये सोचो कि हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने तो गांव का सब कुछ बेच दिया और जेठ जेठानी भी बेघर है। अब हम क्या करेंगे? अब करना क्या है? तुम्हारे बाप की वजह से पूरी जिंदगी रोड पर बितानी पड़ेगी। गरीबों की तरह गधा मजदूरी करनी होगी। सुमित और अंजलि रातों रात रोड पर आ जाते हैं। इस तरह से सही मायनों में अमीर और गरीब बहू का बंटवारा होता है और ये बंटवारा खुद भगवान जी करते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान जो बोता है
वही काटता है। नमिता की एक आदत थी कि वो बिना नहाए धोए कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह नमिता की सास मंजू को बहुत जोर की भूख लगती है और वो किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। जब नमिता की आंख खुलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, ये आपको पता नहीं है क्या कि जब तक मैं पूजा ना कर लूं तब तक घर में कोई कुछ नहीं खाता पीता। आपने तो अशुद्ध कर दिया घर को, अब मैं पूजा कैसे करूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तेरे इस पूजा पाठ करने के चक्कर में मैं भूखी रहूंगी क्या? अगर तुझे पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो सुबह 4 बजे उठा कर और घर का काम कर लिया कर और जल्दी से हम सभी के लिए नाश्ता बना दिया कर। अरे तो अभी सुबह के 7 बजे हैं। अरे भाई, सुबह के 7 बज चुके हैं। तुझे सुबह सुबह लगी है क्या? और तेरा पूजा पाठ करना जरूरी है या फिर किसी का भूखा रहना? पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं घर में। मेरी शादी हुई है जहाँ पूजा पाठ भगवान को इतनी ज्यादा मान्यता ही नहीं देते। कैसे लोग हैं ये? हर चीज को मजाक में लगा रखा है इन्होंने। देख, तुझे पूजा पाठ करना है और इन चीजों में विश्वास रखती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कभी तुझे पूजा पाठ करने से मना नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तू हर किसी के ऊपर पाबंदी लगाए कि तुम्हें अब नहीं खाना है, तब नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे खाना है, तुम्हें वैसे खाना है। अरे हो तो एक ही घर के सदस्य, मैं किसी बाहर वाले के साथ ऐसा कर रही हूँ क्या? अब हम घर में एक साथ रह रहे हैं तो हम सबको जो नियम कायदे हैं वो एक साथ निभाने तो पड़ेंगे ना। मैं कोई नियम कायदे नहीं निभा रही। तुझे जो करना है तू वो कर और मुझे जो ठीक लगेगा मैं तो वो करूंगी। इस तरह से दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ मंजू का बेटा आशीष आता है और कहता है, क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों का रामायण शुरू हो गया क्या? तो अपनी बीबी को समझाता क्यों नहीं? अरे इस पाखंड के चक्कर में ये लोगों को भूखा रखेगी क्या? अगर इतना ही पूजा पाठ करने का शौक है तो बोल दे इसे समय से उठे। अरे नमिता, तुम्हें अगर पूजा करनी है तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? और अगर मैंने थोड़ा सा बिना पूजा पाठ के खा लिया तो क्या दिक्कत हो गई? तुम तो अपनी माँ का ही साइड लोगे। अरे तुम्हें तो पता है ऐसे भगवान नाराज रहते हैं। बचपन से पूजा पाठ करती आ रही हूँ मैं और मैंने कभी भी बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए किचन में काम नहीं किया। और माँ जी ने घर को अशुद्ध करके रख दिया है। पूरा गंगा जल से घर को शुद्ध करना पड़ेगा अब मुझे। अरे आप दोनों की चिक चिक से ना मैं थक गया हूँ। ऑफिस से जब घर जाओ तो तुम्हारी लड़ाई शुरू, सुबह उठो तो तुम्हारी लड़ाई शुरू। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। ऑफिस में भी 1000 लफड़े होते रहते हैं, उसके बाद घर आओ तो तुम दोनों के अलग लफड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला था। उससे कुछ दिनों पहले ही नमिता नवरात्रों की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अब नवरात्रों के दिनों में नमिता बहुत ही सादा खाना बनाती है। ये सब देखकर उसकी सास को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ये सब क्या है? खाने में ना नमक समझ में आ रहा है, ना मिर्च का पता चल रहा है, ना कोई टेस्ट का। क्या खाना बनाया है तूने? नवरात्र के दिनों में ऐसा ही खाना मिलेगा खाने के लिए। एक बात और मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कोई भी भूल चूक मत करना इस बार। मैं नहीं चाहती कि मेरा नवरात्र खराब हो। सबसे ज्यादा मिस्टेक आप ही करते हैं। एक काम कर, ये खाना तू ही ले जा, मुझे तो खाना नहीं है, पेट भर गया ऐसे। नमिता की सास गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी करने के दौरान वहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार का खाना मंगवाते हैं जिसमें लहसुन प्याज भी होता है। थोड़ी देर बाद नमिता की सास घर आती है। तभी नमिता अपनी सास से कहती है, हाथ में धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज ना मैं पार्टी में गई थी अपने दोस्तों के साथ। आज हमने जमकर खाना खाया है, टेस्टी टेस्टी। किटी पार्टी थी आज हमारी। क्या कहा आपने? किटी पार्टी, वो भी नवरात्रों में? माँ जी आपको शर्म नहीं है क्या? अरे कुछ दिनों की बात है, 9 दिन के लिए आप थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकते क्या? अच्छा, तो तू किसी के खाने पे रोक टोक लगाएगी? अरे तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर, समझ आई बात? अरे माँ जी हद होती है किसी चीज की, शर्म कर लो। अब आप इस बुढ़ापे में आपको किटी पार्टी की लगी हुई है। इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, और आप हैं कि आपका रंगीन मिजाज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी औकात में रहकर मुझसे बात कर। मैं ना तेरी तरह ये पाखंडपन का दिखावा नहीं करती हूँ। अगर पूजा पाठ करना है ना तो वो चीज अपने अंदर रख और अपने तक ही रख। दूसरों के ऊपर ये टोक टाक करके ना पूजा पाठ को बढ़ावा मत दे। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेरे जैसे जो पाखंडी होते हैं ना उनके खिलाफ हूँ।
आने दो आशीष को, आज वो फैसला हो ही जाएगा। अगर इस घर में चाहते हो आप कि मैं रहूं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते आप कि मैं रहूं तो आशीष और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोनों सास बहू गुस्से में अपना अपना मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद आशीष ऑफिस से घर आता है। आशीष बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो थका हुआ था। अपना बैग साइड में रखकर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नमिता और उसकी सास दोनों वहां आती है और दोनों अपनी अपनी शिकायतें करते हुए आशीष से कहती है, आशीष आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, तुमको अपनी माँ के साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं इनके साथ अब और ज्यादा समय नहीं रह सकती। ये ना मेरा बेटा है, 9 महीने इसे मैंने अपने पेट में रखा है, तो जाहिर सी बात है ना ये मेरा ही साथ देगा। और बेटा इसे समझा दे, असली भक्ति दिखावा करने में नहीं होता है, बल्कि मन में रखने का होता है। अगर पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो दुनिया को मत दिखा बड़ी आई पंडिताइन बनने वाली। अरे मैं हूँ पंडिताइन, लेकिन आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। इस उम्र में किटी पार्टी करती है आप। इस उम्र में तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और आप हैं कि रंगरलियां मना रही हैं। उन दोनों की किचकिच सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, अरे शर्म कर लो आप दोनों। अभी अभी मैं ऑफिस से थका हुआ घर पर आया हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। दोनों में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस में मेरा दिन कैसा गया, कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। लेकिन नहीं, इससे ना मेरी माँ को फर्क पड़ता है ना मेरी पत्नी को। वो दोनों अपने अपनी दुनिया में इतनी मस्त हैं कि मेरी परेशानी जानने की कोशिश किसी ने की ही नहीं कभी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अब किसी से कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर परिवार कैसे चलता है ये ना तुम्हें पता है ना माँ को पता है। और दूसरी बात, तुम्हें अगर पूजा करना है, तुम्हें अगर भगवान को खुश करना है तो तुम वो चीज अपने तक ही रखो, और अगर माँ को जो चीज करनी है वो अपने तक रखे। अपनी अपनी चीजों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो। मैं भी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम पर तो नहीं थोपी ना। हाँ, माँ पर थोपी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं निकल जाऊंगा इन चीजों से। लेकिन आप दोनों को फैसला करना है ना कि कौन किसके साथ रहेगा। तो मेरी बात सुन लो, मुझे अब आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। मैं अकेला कम से कम शांति से तो रह सकूंगा। माफ कर दे बेटा, शायद तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों अपनी मस्ती में, अपनी परेशानी में इतने मस्त थे कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू इतना परेशान क्यों है। हाँ, किसी और से अपनी तकलीफें बहुत आसानी से जाहिर कर देती हैं, लेकिन हम मर्द तिल तिल मरते रहते हैं अंदर ही अंदर। आज नहीं तो कल मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर जॉब चली गई तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सारी टेंशन मेरे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन आप दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई और आगे से हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी जॉब की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक जॉब चली गई। इस तरह से दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यूं ही कुछ समय बीत जाते हैं और आशीष को भी नई जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी जीवन में आगे बढ़ते हैं।